नमस्कार। इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हम चर्चा में, और आज हम बात करेंगे जीडीपी के आंकड़ों की, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था है। ये आज की सबसे बड़ी खबर इसलिए क्योंकि इस तिमाही के जो आंकड़े हैं वो बहुत दिलचस्प हैं, बहुत कुछ कहानी कहते हैं, वो आपको समझाएंगे। और हमारे साथ होंगे खास मेहमान जिस पर चर्चा करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह आपको बताएं कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वित्त मंत्रालय की ओर से हुई है, उसमें सबसे बड़ी बात यह निकल करके आई कि हम कोविड के पहले जो हमारी आर्थिक स्थिति थी, जो हमारी आर्थिक विकास की दर थी, उसके आसपास हमारे सारे के सारे सेक्टर्स हैं वो पहुंच चुके हैं। ये बड़ी बात, क्योंकि बीते दिनों में हमने देखा सर्विसेज सेक्टर कोविड की वजह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, जो कि देश की इकोनॉमी का एक बड़ा भाग है, बड़ा हिस्सा है। अभी भी मुश्किलें कुछ जगह पे हैं। मिसाल के तौर पर मैन्युफैक्चरिंग ने उतना बेहतर नहीं किया, माइनिंग ने उतना बेहतर नहीं किया। लेकिन अगर इन दो सेक्टर्स को छोड़ दें तो बाकी के सारे जो अर्थव्यवस्था के सेक्टर्स हैं वो बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर मैं आंकड़ों के जरिए आपको बताऊं तो बीते 6 महीने, यानी पहली तिमाही और दूसरी तिमाही, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 6 महीनों की अगर हम बात करें तो भारत की विकास दर रही है 9.7%, जो कि दुनिया में सबसे अधिक है। अगर हम दूसरी इकोनॉमीज की बात करें, जापान की जो इकोनॉमी है बीते 6 महीनों में 1.7%, अमेरिका की बात करें 1.8%, उसके बाद आता है चाइना, जो सबसे बड़ी इकोनॉमी कहा जाता है, सबसे तेज रफ्तार इकोनॉमी कहा जाता था, उसकी जो ग्रोथ है, ग्रोथ रेट बीते 6 महीनों में केवल रही है 2.2%, केवल 2.2%। हमारी ग्रोथ रेट रही है 9.7%। तो आप इतना बड़ा अंतर देख सकते हैं। इसी तरह से यूरो एरिया, जिसमें कि 25 बड़ी इकोनॉमी जाती है, उसमें जो ग्रोथ रेट रही है बीते 6 महीनों की वो रही है 3.2%, हम हैं 9.7% पे। यूके की ग्रोथ रेट रही है 3.4, थोड़ा सा बेहतर करता हुआ यूके पूरे के पूरे वेस्टर्न इकोनॉमीज के जोन में, वहां पर 3.4% वर्सेस हमारी 9.7%। थोड़ा सा जो हमारे करीब जो सबसे देश नजर आता है वो है इंडोनेशिया, जिसकी ग्रोथ रेट रही है 5.6% बीते 6 महीनों की बात करें तो। ये तो रही ग्रोथ रेट की बात। लेकिन अगर हम सेक्टर्स की बात करें, आज कुछ बड़ी बातें जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल करके आई, वो ये कि जो प्राइवेट सेक्टर कंजम्पशन है वो बीते 10 सालों में ये जो Q2 रहा वो सबसे बेहतरीन रहा। और इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना कि अगर निजी क्षेत्र की जो निवेश की दर है वो बेहतर होती है और कदम ताल करती है वो सरकार के खर्चे से, तो फिर वो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बेहतरीन कही जा सकती है। इन तमाम मुद्दों पर हम अपने जो एक्सपर्ट हैं उससे बात करेंगे। लेकिन जो एक दूसरा फैक्टर है, बड़ा फैक्टर है इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन जो हमारा 7.8% पे पीक कर चुका था, अब यह सरकार मानती है कि यहां से महंगाई दर धीरे धीरे घटना शुरू होगी। यह हमारे आपकी जिंदगी से सीधे तौर पर जुड़ा होता है महंगाई दर का मामला, और इसलिए ये जो आंकड़े कहे जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7.8% का पीक होने के बाद रबी सीजन ऐसा माना जा रहा है कि बहुत ही बेहतर हो सकता है, और इसलिए महंगाई दर में आपको कमी देखने को मिल सकती है। तो पूरी दुनिया में जहां हम देख रहे हैं कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी, क्योंकि वहां पर महंगाई दर 40 साल, 30 साल, 35 साल के हाईएस्ट स्तर पर है, हमारी पीक जो है 7.8, उससे हम नीचे जा रहे हैं, और इसलिए ब्याज दरों पे उतना प्रेशर हमारे यहां नहीं दिखाई दे रहा है। बैंकिंग सेक्टर का प्रदर्शन बहुत ही जबरदस्त रहा है, और इसकी वजह से जो बैंक, प्राइवेट सेक्टर के बैंक और जो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं वो बहुत ही बेहतरीन करते हुए नजर आ रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं, प्लीज जो हमारे ग्राफिक्स हैं, जो मेन पॉइंटर्स हैं उसको चला दें। उसके बाद वी अनंत नागेश्वर साहब जो कि मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है हम आपको बताएंगे। उन्होंने जीडीपी पर जो आंकड़ा है उस पर अनुमान वित्त मंत्रालय की तरफ से जताया है, उस पर भी हम आपको उनकी राय दिखाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि आगे जाते हुए ये देखिए, साल 2022-23 की दूसरी तिमाही में विकास दर 6.3% रही। ये केवल Q2 की हम बात कर रहे हैं, वो एक बड़ी बात। पहले 6 महीने में विकास दर 9.7%, जो मैं एक्सप्लेन कर चुका कि तो दुनिया में सबसे बेहतरीन है, चाहे आप यूके से कंपेयर करें, यूएस से करें, चाइना से कंपेयर करें। मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा सा भी लैगिंग है, और इसकी वजह यह है कि जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट है वो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आ पा रहा है। लेकिन इस सेक्टर को छोड़ दें तो सभी सेक्टर ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, चाहे वो कंजम्पशन की बात करें या फिर प्रोडक्शन की। निजी क्षेत्र में जो निवेश है वो पटरी पर वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक और बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार सरकार पूछ रही है निजी सेक्टर से कि आखिर कौन सी परेशानी है कि आप निवेश क्यों नहीं कर रही हैं। महंगाई दर अपने उच्चतम स्तर 7.8% से नीचे आना शुरू हुआ है। भारत में जीडीपी की दर इस साल 7% के करीब रहने का अनुमान, यह वित्त मंत्रालय का अनुमान, कुछ ऐसा ही अनुमान आरबीआई ने भी जताया। पहले 7.2% था, अब वो 7% के आसपास है।
तो चलिए अब आपको सुनवाते हैं जो हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है जीडीपी को लेकर के। आइए सुनते हैं सबसे पहले जीडीपी के आंकड़ों पर वित्त मंत्रालय की राय है क्या। The economy has continued its recovery from the pandemic, and GDP levels are averaging the normal level between 2019-20. Overall, at the end of the first 2 quarters of the current financial year, we just present you India's growth rate in real terms, 9.7%, compared to many other countries, including developing countries. And India's growth trajectory stands tall and well above the growth rates that other countries are experiencing. And we should understand that these growth rates are happening in the context of tightening of global monetary conditions, as well as basically the commodity price shock that we all experienced in the first several months of the current calendar year after the Russia-Ukraine conflict. As far as the Indian economy is concerned, this data confirms that the economic recovery continues, and most components of economic growth are stabilizing at a moderate pace, and we are on track to deliver a 6.8 to 7% GDP growth for the current financial year. And we can look ahead as capacity utilization rate picks up and as capital formation maintains its buoyancy, and tax revenue growth indicates the vigor of economic activity, etc. We can look ahead to India building on its growth recovery further in 23-24 as well. तो ये कुछ बड़ी बातें विकास दर को लेकर के जो हम अभी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, और कुछ और अच्छी बातें जो आज की उस निकल करके आई वित्त मंत्रालय की इस संबोधन से, वो ये कि जो प्राइवेट सेक्टर का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो करीब करीब 58.4% रहा है, जो कि 10 सालों में, बीते 10 सालों के Q2 को कंपेयर करें तो वो सबसे बेहतरीन है। दूसरी बात, जो एक्सपोर्ट्स का जो शेयर है रियल जीडीपी में 23.3% बढ़ा है Q2 में, जो कि 2014-15 से सबसे बेहतरीन है। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट रेट 34.6 का है, जो कि 13-14 के किसी भी Q2 में अगर हम कंपेयर करें तो हाईएस्ट रहा है, और सभी के सभी सेक्टर्स जो हैं वो प्री पैंडेमिक लेवल पे पहुंच चुके हैं। बड़ी बात, अपने गेस्ट्स को हम इंट्रोड्यूस करते हैं इस कार्यक्रम में। हमारे साथ वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार जो एसआरसीसी से डॉक्टर अनिल कुमार जुड़ रहे हैं। अनिल पद्मनाभन जी, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले आप ही से समझना चाहेंगे कि ये नंबर्स क्या कहते हैं सेकंड क्वार्टर के नंबर्स। सॉरी, हाँ प्लीज पद्मनाभन जी। अजय, ये जो अपने जो आंकड़े रखे हमारे सामने, ये एक्चुअली इसमें इसको मतलब मेरा ओपिनियन बताने के पहले थोड़ी मैं भूमिका निभा दूं, आपकी अनुमति हो तो। ये इसका कॉन्टेक्स्ट हमें समझना चाहिए, क्योंकि अभी पिछले 3 सालों में बैक टू बैक 3 भयंकर झटके पड़े हैं। पहले आया कोविड, फिर आया ये यूक्रेन रशिया का जंग, और फिर अभी हाल में जो यूएस फेड और बाकी यूरोपियन सेंट्रल बैंक वगैरह ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू कर दिया, तो उससे ग्लोबल कैपिटल कम हो गया। तो इस स्थिति में जो 3 झटके पड़े हिंदुस्तान के इकोनॉमी पे, उस स्थिति में अगर आप 6% प्लस ग्रोथ मेंटेन कर रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है। और आपने जो कहा कि प्री पैंडेमिक लेवल पे इकोनॉमिक एक्टिविटी आया है, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी जो बाहर के जो संकट के बादल है वो अभी भी मंडरा रहे हैं। तो तेल का दाम जो है 80 और $100 के बीच में उतार चढ़ाव हो रहा है, तो एक इन्फ्लेशन का प्रेशर भी है। तो ये मेरा टेक अवे इसमें ये है कि ये बड़ी अच्छी खबर है, इस परिस्थिति में ऐसा ग्रोथ डिलीवर किया इंडियन इकोनॉमी में, बहुत बड़ी बात। दोनों ही अनिल हैं, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था पद्मनाभन जी। अनिल कुमार जी, एसआरसीसी प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े, बहुत धन्यवाद। अब आपकी राय हम जानना चाहेंगे कि ये आंकड़े 9.7% पिछले 6 महीने में हमने देखा, दुनिया में किसी भी बड़ी इकोनॉमी से देखें तो हम सबसे बेहतरीन अर्थव्यवस्था है सर। मैं सिर्फ इसमें एक मुख्यतः एक बात कहूंगा कि पेंडेमिक से जब पूरा विश्व जूझ रहा था और हम लोग भी जूझ रहे थे, उस वक्त हमने पेंडेमिक को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेकर के जो मूलभूत जो सुधार के प्रोग्राम शुरू किए,
उसका आज हम नतीजा देखते हैं। पिछले 3 बजट में हम देख रहे हैं कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है और खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो फोकस किया है सरकार ने, उसका रिजल्ट ये हुआ है कि न केवल सरकारी खर्च और इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल एसेट्स वो बढ़ा है, उससे रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं और उससे डोमेस्टिक डिमांड में भी हम देख रहे हैं तेजी आई है। और जो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जो सुधार हुए हैं उसका आज हम देख रहे हैं कि उसका जो रिजल्ट है कि आज हमारा जो फार्म सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसमें ग्रोथ आई है बेटर है जी, 4% बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा एक डैम्पनिंग फैक्टर है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो ग्रोथ हम उम्मीद कर रहे थे वो नहीं है। मैं समझता हूं ये साइक्लिकल फैक्टर ज्यादा है, क्योंकि सितंबर के बाद हमारा एक जो त्योहारों वाला सीजन है, फेस्टिवल सीजन है, अक्टूबर ऑनवर्ड शुरू होता है और मुझे आशा है कि आने वाले क्वार्टर में हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बेहतर करेगा। पद्मनाभन जी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगले 2 क्वार्टर में या फिर कहें पूरी जीडीपी अगले 2 क्वार्टर में क्या रहने की उम्मीद लगती है, और क्यों हम 7% पे अटके हुए हैं? अगर इतने अच्छे नंबर्स हैं 9.7% फर्स्ट हाफ में, तो सेकंड हाफ में करीब 8% या 7%, 8% के बीच रहने का अनुमान नहीं है क्या? कुछ ऐसे फैक्टर्स आ रहे हैं क्या जिससे हम सोच रहे हैं कि ग्रोथ रेट डाउन हो सकती है 3rd और 4th क्वार्टर में? बिल्कुल अजय, जो मैंने अभी बताया आपको, एक्सटर्नल सेक्टर के जो थ्रेट है, मतलब संकट है, वो बादल अभी मंडरा रहे हैं। यूक्रेन का जंग का अंत का नजर नहीं आ रहा हमें, ग्लोबल सप्लाई चेन में डिसरप्शन है, और चीन में जो डामाडोल हो रहा है, इसमें अलग फिर से होगा इम्पैक्ट ग्लोबल सप्लाई चेन्स पे, तो एक और झटका आ रहा है फिर से। तो इस माहौल में आप 7-8% ग्रोथ की उम्मीद करना मतलब मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। तो जो ग्रोथ मिल रहा है, और वो भी 6% मिल रहा है, 6% प्लस, उसको आप लेके मतलब सोचिए कि बहुत बड़ा मतलब मुकाम हमने हासिल कर लिया है। दूसरी, अगर हम उसी पे एक फॉलोअप करें, बैंकिंग सेक्टर जो है वो काफी अच्छा दिख रहा है, प्राइवेट सेक्टर बैंक इंप्रूव कर रहे हैं, क्रेडिट ग्रोथ हमारी बेटर हो रही है, एमएसएमई को उन्होंने कहा कि काफी अच्छा क्रेडिट जा रहा है, सर्विस सेक्टर में उन्होंने बताया कि 20% प्लस क्रेडिट ग्रोथ रहा है। तो ये जो ग्रोथ दिखाई दे रही है, एनपीएस को कम होना, बैलेंस शीट का क्लीन होना, ये शायद अच्छी खबर है लॉन्ग रन के लिए, जो पहले हमें कहीं ना कहीं एक डैम्पनिंग फैक्टर के रूप में दिखती थी। पद्मनाभन जी। बिल्कुल अजय, जो पहले जो इन्होंने ये रिफॉर्म्स लेके आए थे, उन्होंने ये सारे बैलेंस शीट साफ कर लिए, तो कॉर्पोरेट सेक्टर के भी बैलेंस शीट क्लियर हो गए हैं, बैंक्स के भी क्लियर हो गए। और आप एक और बात ध्यान रखिए, ये जो प्री पैंडेमिक और पोस्ट पैंडेमिक में एक बहुत बड़ा फर्क है, जिसका भी इम्पैक्ट हमें नजर आ रहा है, वो डिजिटल इकोनॉमी का जो है। प्री पैंडेमिक में डिजिटल इकोनॉमी का इतना बड़ा फुटप्रिंट नहीं था, बिल्कुल पोस्ट में बहुत बढ़ गया है। तो अब मतलब आम जनता भी डिजिटल इकोनॉमी में जुड़ा हुआ है, तो इसका भी जो प्रोडक्टिविटी इम्पैक्ट है, ये भी सामने नजर आ रहा है। और जो अनिल जी ने कहा सही बोला है कि रिफॉर्म्स के जो नतीजों का एक तरीके से वो खुशखबरी है, और दूसरा ये जो डिजिटल इकोनॉमी है, इसका भी एक पुश है। तो इसीलिए है कि ये जो बाहर के जो संकट है, इसका एक मतलब शॉक अब्जॉर्बर रहा है इंडियन इकोनॉमी में। डिजिटल इकोनॉमी की बात की, और कल से तो डिजिटल रूपी का भी एक पायलट शुरू होने था। पहले प्रोग्राम हमें डिजिटल इकोनॉमी पे ही करना था, पर ये अचानक जीडीपी के नंबर्स आए और इतने बेहतरीन आए कि हमें शिफ्ट करना पड़ा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ये चर्चा लगातार जारी है। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. स्वागत है आप सभी का। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था भारत बना हुआ है 9.7%। 6 मंथ्स की बात करें तो बाकी पेयर इकोनॉमी से बेहतर करता हुआ कुछ फैक्टर्स हैं जो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि हम प्री पैंडेमिक लेवल पे आ चुके हैं, बैंकिंग सेक्टर बेहतर कर रहा है, लेकिन माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग में अभी भी स्लगिशनेस है। अनिल कुमार जी, जो यूएस में रिस्क है, जो चाइना में रिस्क है, वो कहाँ तक कब तक हमें परेशान करता हुआ नजर आएगा? क्योंकि हम कितना भी डिकपल करने की कोशिश करें, लेकिन अभी भी हम उतने ज़्यादा अपने आप को आइसोलेट नहीं कर पाए हैं, और इम्पैक्ट वो दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ये हमें कितना कब तक ये चिंता का विषय बना रहेगा?
देखिए, आज के युग में आइसोलेशन तो कोई देश शायद नहीं कर पाएगा, और हम भी अपने आप को आइसोलेट नहीं कर रहे हैं। हमने अपने आप को इंसुलेट किया है काफी हद तक ग्लोबल इंपैक्ट से। जैसे रशिया और यूक्रेन में कन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें पेट्रोलियम के ऊपर और जो ऑयल प्राइसेस हैं उसके ऊपर काफी दबाव पूरे दुनिया में हमने देखा। कमोडिटी प्राइस और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर भी काफी प्रेशर था। लेकिन जहां तक हमारे देश का सवाल है, हमारे जो इंटरनेशनली लेवल पे जो हम रिलेशंस को जो मेंटेन कर रहे हैं, उससे हमारा जो पेट्रोलियम के जो पदार्थ हमें रॉ पेट्रोलियम मिल रहा है, उससे रॉ पेट्रोलियम से हमें कोई बहुत ज्यादा उसमें इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। हमने ऑलरेडी एक बहुत लंबा चौड़ा रिजर्व बना के छोड़ा हुआ है। हाँ, इन्फ्लेशन क्योंकि ग्लोबल फेनोमेना, कहीं ना कहीं ग्लोबली हम जुड़े हुए हैं, उसका असर है, लेकिन इतना नहीं है जो दुनिया के दूसरे देशों में। अगर हम ये कहें कि दुनिया के दूसरे देश तो मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, आंकड़े बिल्कुल साफ साफ बताते हैं। अमेरिका, चाइना, यूरोजोन, यू नेम ए कंट्री, जितनी बड़ी बड़ी कंट्रीज है, जापान, स्पेन, सब जूझ रहे हैं कि विकास दर को कैसे बढ़ाएं, और हम हर तिमाही अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है जो हमने मूलभूत ढांचा है हमारे देश का, उसको सुदृढ़ बनाने में जो लगातार प्रयास रहे हैं। हमारी आरबीआई ने भी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस की है समय समय पर, वो एक बहुत ग्रेजुअल तरीके से बढ़ाया है, और जब कम किया था वो भी ग्रेजुअली कम किया था जी। आज हम देख रहे हैं कि उसके बढ़ाने के बावजूद क्रेडिट ग्रोथ में एक्सपेंशन हुआ है, क्रेडिट में ग्रोथ हुआ है बैंकिंग सेक्टर में। जी जी जी। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक बैंक एक बहुत बड़ी, इसको हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी है। आज हमारे बैंक्स वेल रेगुलेटेड चल रहे हैं, और उसी की वजह है कि हमारा जो पूरा रेगुलेशंस है आज वो इस कदर इतना बढ़िया है कि हम कल से डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाले हैं, और वो भी हमारा आरबीआई लॉन्च कर रहा है। हम दुनिया के काफी देशों में इकलौते ऐसे देश उभर के सामने आने वाले हैं जिसने कि डिजिटल करेंसी लॉन्च की है, और वो भी सेंट्रल बैंक के थ्रू लॉन्च की, जो कि पूरी रेगुलेटेड है, पूरी सेफ है, और ऑल द एस्पेक्ट्स आर देयर। अब दूसरे नंबर की भी हम बात करें, हमारे जितने भी जीएसटी के जो कलेक्शंस हुई हैं, वो भी मतलब हैरान करने वाली बात है। हम हर महीने 1,40,000 से ऊपर का जीएसटी कलेक्शन हमने प्री पैंडेमिक लेवल को भी पार कर। जी जी। आज हमारे जो सर्विसेज सेक्टर, जैसे आपने अजय जी पहले कहा, सर्विस सेक्टर में कुछ हम पिछड़े हुए थे। इस तिमाही में हमारे सामने जो आंकड़े आए उससे साफ पता लग रहा है कि अब सर्विस सेक्टर भी थोड़ा सा पटरी पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। पद्मनाभ जी, लेकिन रेट में साथ साथ चल रहा है। पद्मनाभ जी, लेकिन इन्फ्लेशन अब भी हमारे लिए उतनी अच्छी खबर नहीं है। 7% पे हम बने हुए हैं, 6.3% का ग्रोथ रेट अभी भी, और नेट रिटर्न देखें तो नेगेटिव ही है। उसको शायद कंट्रोल करना एक प्राथमिकता होगी आरबीआई के लिए भी, सरकार के लिए भी। फिस्कल पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसीज कैसे आपको कदम ताल करती हुई दिखाई देंगी? अजय, ये जो इन्फ्लेशन का फेस है, इस पे काबू पाना उतना आसान नहीं है, क्योंकि ये बाहर एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण है। वो ग्लोबल सप्लाई चेन, ग्लोबल तेल के दाम वगैरह, इनके चढ़ने उतरने के कारण है। तो अब उसमें जो कहते हैं उनको सॉफ्टन करना पड़ेगा। इनफैक्ट वही कर सकता है, आरबीआई ज्यादा नहीं कर सकता मॉनेटरी पॉलिसी, बट भारत सरकार जो है वो कर सकता है, और वो कर रहे हैं। मतलब अगर आप ये जो पिछले 20 महीने का है फूड प्रोग्राम जो है गरीबों के लिए, 800 मिलियन 80 करोड़ लोगों के लिए जो फ्री अनाज दे रहे हैं 5 किलो, तो ये इसके कारण बहुत इनको बहुत बड़ा कुशन है, राहत मिली है। हाँ, इम्पैक्ट उतना भयंकर नहीं हुआ है। तो आप मिटिगेशन जो कहते हैं ना अंग्रेजी में, वही कर सकते हैं इस वक्त। एंड उम्मीद है कि ये संभल जाएगा। यूक्रेन का जंग और चीन का जो मतलब जो भी चीन में हो रहा है वो ज्यादा नहीं बिगड़े, तो उम्मीद है कि इन्फ्लेशन, जैसे वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा, अनंता जी ने, कि वो पीक कर गया है। वो आरबीआई ने भी इशारा किया है कि पीक कर गया है। तो मतलब अब शायद उतना कम ना हो, लेकिन अब और बढ़ेगा नहीं। वो अच्छी खबर है। खास करके परिस्थिति देखिए ग्लोबली, श्रीलंका में 70% चल रहा है इन्फ्लेशन। तो आप अगर 7% है तो मतलब आपने इसको एक लेवल पे कंट्रोल कर लिया है। बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन अच्छी खबरें हैं कि महंगाई दर शायद आगे जाते हुए आपको उसमें कमी नजर आएगी, तो इसका मतलब है कि ब्याज दरों पर भी जो प्रेशर है वो अब ज्यादा नहीं रहने वाला है।
ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि ब्याज दरें बढ़ेंगी नहीं, लेकिन उस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाला है। ग्रोथ रेट को रिवाइव करना और इस रफ्तार को बरकरार रखना ही हमारे देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी भी, क्योंकि दुनिया बदल रही है, दुनिया का नज़रिया बदल रहा है और ग्रोथ के साथ अगर हम इंक्लूसिव ग्रोथ पर फोकस कर पाएं तो वो हमारे नीतियों की सबसे बड़ी विजय होगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। आगे है न्यूज़ नाइट, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।